मलिक फिरोज खिलजी है ना, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा 13 जून 1290। मलिक फिरोज खिलजी पुनः इतिहास के लिए एक उदाहरण है। मलिक फिरोज खिलजी एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ इल्तुतमिश के ज़माने में। मतलब शुरुआत सिपाही जी के तौर पर हो, जो लोएस्ट हो सकता है, एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। शुरू में ही बोले हैं कि मुस्लिम पीरियड में जाति या धर्म और कुछ नहीं, बल्कि आपका क्वालिफिकेशन गुण जो है वही प्रमोशन का आधार बनता था। जैसे ही आपको अपॉइंट करने वाला आदमी देखता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, यू विल बी गेटिंग प्रमोशन वेरी रैपिडली। थोड़ा ही दिन के बाद वह सामना का इक्तादार बना हुआ दिखता है, इक्तादार गवर्नर ऑफ सामना। फिर उसे सर ए जनरल का पोस्ट दिया जाता है। और फिर आपको हमने बताया कि कैकुबाद उसको बरन का राज्यपाल है और आरिज ए मुमालिक के पोस्ट पर रखता है और उसे दरबार में ले आकर रखता है। दरबार में जिस तरह का झगड़ा हुआ, उसके बाद जिस तरह से वह गद्दी पर बैठा, ये सब हमने पीछे में पढ़ा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, उसका राज्यारोहण कैलखरी में हुआ। जो बताया हमने, वह दिल्ली प्रॉपर नहीं आया तुरंत। संभवतः दिल्ली के तुर्कों से रिवेंज का अंदेशा उसको था कि दिल्ली में गया और उसके लोगों की संख्या कम है, तो उस जमाने में दरबार में ही घुसकर हत्या हो जाती तो कोई अजूबा चीज नहीं था। संभवतः अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए वह प्रॉपर दिल्ली में नहीं आया एंड ही रिमेन्ड इन द कैलखरी। जलालुद्दीन का जो बेसिक स्वभाव था, बहुत ही मैत्रीपूर्ण आदमी था, अच्छा आदमी था और वो हर आदमी पर विश्वास करता था और थोड़ा मानवतावादी टाइप का भी आदमी था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा कलह या जो लाभ लपेट वाला स्थिति होता है वो नहीं होता था। When he organized his administration, तो उसने अपने सारे संबंधियों को प्रमुख पदों पर बैठाया, क्योंकि उस जमाने में अपने रिश्तेदार भी खतरनाक ही होते थे, लेकिन रिश्तेदारों के अलावे और कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए मलिक उमरा फखरुद्दीन, जो निजामुद्दीन का ससुर था, यही फखरुद्दीन, he remained on the post of कोतवाल ऑफ दिल्ली। तो फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल बना रहा, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद जलालुद्दीन जानता था कि फखरुद्दीन का निजामुद्दीन के मामले में कोई दोष नहीं है एंड ही इज अ वेरी काइंड पर्सन एंड वेरी एबल पर्सन, जो कि आदमी था फखरुद्दीन। इसलिए वह अपने दिल्ली के कोतवाल के पद पर उसको बने रहने दिया। फिर ख्वाजा खतीब को प्रधानमंत्री बनाया। मलिक छज्जू जो था, ये बलबन का भतीजा था। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को कहा था कि सुल्तान बन जाओ, और भी लोगों ने कहा मलिक छज्जू से कि सुल्तान बन जाओ। उस समय मलिक छज्जू रक्तपात को देखकर इतना भयभीत था कि मलिक छज्जू ने कहा कि ना भाई ना, जिसको सुल्तान बनना है बनो, हम सुल्तान नहीं बनेंगे, है ना। फिर इसको ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, तुम जहां जाना चाहो जाओ। तो चूंकि यह पुराने मालिक का भतीजा था, इसलिए मलिक छज्जू से कहा गया कि जितने बचे हुए रिश्तेदार हैं तुम चाहो तो जुटा लो। और इसको मलिक छज्जू को इन लोगों ने करा का राज्यपाल बना दिया। तो अपने सारे नातेदार रिश्तेदारों के साथ मलिक छज्जू करा के राज्यपाल के तौर पर, मतलब उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उसमें चला गया। यगरस खां मलिक फिरोज खिलजी का भाई था, उसको सुरक्षा मंत्री बनाया। और मलिक अहमद चब अलाउद्दीन का भाई था, उसको नायब बरबक बनाया गया। मलिक फिरोज खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी,
वह हत्या और रक्तपात की नीतियों से थोड़ा परहेज करता था। उसको था कि अब इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चूंकि बूढ़ा भी था, 70 साल का हो चुका था, रिटायरमेंट एज पर वो सुल्तान बना था, तो वह थोड़ा शांत और गंभीर रहने वाला आदमी था। अली गुरसास उसका भतीजा था और अली गुरसास से उसने अपनी बेटी का ब्याह किया। तो अली गुरसास भतीजा और दामाद भी हुआ, है ना। अली गुरसास को सुल्तान बनने के बाद इस समय क्या हुआ कि मलिक छज्जू जब करा का राज्यपाल बनकर गया तो बहुत सारे तुर्क वहां जमा हो गए और तुर्कों ने इसको समझाया कि तुमने तो बड़ा गलती कर दिया, तुर्कों की सत्ता को तुमने बर्बाद कर दिया, ये हमारा सत्ता था और उस पर खिलजी वंश के लोग हावी हो गए और लोगों ने इसको भड़काया और एक षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र में मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। जब लोगों ने कहा कि हम सारे तुर्क तुम्हारे साथ हैं, तो उसने मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। लेकिन मलिक छज्जू पर एक्शन हुआ, मलिक छज्जू गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार करके जलालुद्दीन खिलजी के सामने लाया गया। जलालुद्दीन खिलजी किस तरह का आदमी था, उसने मलिक छज्जू को माफ कर दिया और कहा कि मेरे मालिक की भतीजा है, इसको कुछ करो मत लो। बोला कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, तो गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए था। लोग बोले कमाल आदमी, और मलिक छज्जू को फिर मुल्तान का राज्यपाल बना के भेज दिया। यानी एक मैसेज गया कि अगर सुल्तान के खिलाफ कोई विद्रोह भी करता है तो मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह की उदारता का नीति ये चला, जो स्वाभाविक है कि गलत मैसेज राज्य में गया। अब आते हैं हम लोग अली गुरसास, फ्यूचर का अलाउद्दीन खिलजी। यही है अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरसास। अली गुरसास को मलिक फिरोज खिलजी ने ही पाला पोसा, अपने साथ रखा और अली गुरसास का जो भी पॉलिटिकल पोजीशन था, इट वाज बिकॉज ऑफ मलिक फिरोज खिलजी उर्फ जलालुद्दीन खिलजी। जब मलिक छज्जू को करा से हटाया गया तो ही वाज मेड गवर्नर ऑफ करा, करा का राज्यपाल बनाया गया। इसी पीरियड में कहा जाता है कि उस जमाने में कोई भी राज्यपाल अगर कहीं भी आक्रमण करेगा तो ही हैज टू इन्फॉर्म द सुल्तान, लेकिन सुल्तान को बिना इन्फॉर्म किए इसने भिलसा पर आक्रमण कर दिया और भिलसा से बहुत सारा धन लूट कर ये सीधे करा आ गया, है ना। और नियम के अनुसार जो दिल्ली हिस्सेदारी भेजना चाहिए था वो हिस्सेदारी भी नहीं भेजा। दरबार के लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी को समझाया कि डेफियंस ऑफ द अथॉरिटी है और यह गुण अच्छा नहीं है, इसलिए आपको अली गुरसास पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने, जो उसका नेचर था, उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा भतीजा ऐसा आदमी नहीं है, ही इज वेरी ओबीडियंट। कर दिया होगा गलती से, इसने भी खबर गलती हो गया, कोई बात है, माफ कर दीजिए चाचा जी। चाचा जी ने माफ कर दिया और इतना ही नहीं हुआ, आगे चलकर अली गुरसास को आरिज के मुमालिक बनाया गया, जिस पोस्ट पर वो भी था अपने जमाने में, है ना। और फिर अवध का गवर्नर भी बना दिया गया। अब जो आदमी सेंट्रल अथॉरिटी या सुल्तान की अथॉरिटी को डिफाई कर रहा है उसको रिवार्ड दिया जा रहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी अपने अंत का रास्ता खुद ही बना रहा, तो लोगों पे भी गलत मैसेज गया कि जो आदमी सुल्तान की सत्ता को डिफाई कर रहा है वो तो बड़ा उदार है सुल्तान। तो जैसे ही यह मैसेज फैलेगा कि सुल्तान तो एकदम उदार है, जिसको थोड़ा भी मन होगा ज्यादा डिफेंस करेगा, लेकिन इस डिफेंस में यही इसको ले डूबेगा। तो करा और अवध दोनों जगह का गवर्नर बन गया।
इसके बाद फिर देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी के राजा पर, जो रामदेव वहां के राजा थे, एक मैसेज दिया कि वह दिल्ली से भागा हुआ राजकुमार है और वह देवगिरी में शरण चाहता है। तो रामदेव रिलैक्स हो गए, उधर शरण चाहता है, और जब देवगिरी पहुंचा तो हमला कर दिया और वहां भी बड़े पैमाने पर धन लूटा। जब 1296 में ऐसा हुआ, जब धन लूटा और बिना पूछे आक्रमण किया, तब जलालुद्दीन खिलजी ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इधर से गया और वो उधर दूसरे रास्ते से भाग आया, और यहां आकर उसने जलालुद्दीन को एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखा कि हमसे गलती हो गई है, हम आपसे माफी चाहते हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि उसको बुलाइए दिल्ली, लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि हम दिल्ली आने में डरते हैं, आप ही थोड़ा आगे आइए, हम भी आगे बढ़ते हैं, जमुना क्रॉस कीजिए और वहीं पर हम लोग मिलेंगे, और जब मिलने आइएगा तो सेना लेकर अपने साथ मत आइए, नहीं तो हम भाग जाएंगे। यानी एक तरह से उसने अपने चाचा के सामने फुल सबऑर्डिनेशन शो करने का प्रयास किया, और यह प्रयास किया कि भाई हम वास्तव में आपसे डरे हुए हैं, हमसे गलती हो गई है और हम आपसे माफी चाहते हैं। इस तरह की स्थिति को देखकर जलालुद्दीन ने दरबारियों से कहा कि क्या तुम मेरे भतीजा के बारे में आरोप लगाते, देखो तो कितना बेचारा अच्छा आदमी है, हमसे माफी मांग रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। लोग मना करते रहे कि ऐसा मत करो, लेकिन जलालुद्दीन को मरना था, तो मरने वाला आदमी क्या करेगा। तो जलालुद्दीन अलाउद्दीन के कहे हुए ट्रैप में फंसा। ये जमुना नदी बह रही है, दिल्ली से आया, जमुना नदी क्रॉस किया केवल सिक्योरिटी गार्ड के साथ। इधर अलाउद्दीन है ना। तो जैसे ही और अलाउद्दीन यहाँ पेड़, बहुत सारा था जंगल, पेड़ पर तीरंदाजों को बैठा दिया था कि जैसे ही रेंज में आएगा जलालुद्दीन, मारना तीर, जलालुद्दीन लड़ जाएंगे। तो जलालुद्दीन नाव से उतरकर चला, अलाउद्दीन भी इधर से स्वागत करने चला। जब जलालुद्दीन रेंज में आ गया तो तीरंदाजों ने मारा तीर, जलालुद्दीन उलट गया वहीं पर, है ना। तो जलालुद्दीन मर गया, दो चार वो गार्ड था वो भाग गया, और सेना जो इधर से वो सीधे सरपट भाग गई दिल्ली। अलाउद्दीन दिल्ली नहीं गया, तुरंत वापस लौटा, और वह जानता था कि कितना घृणित काम किया, क्योंकि जलालुद्दीन ब्लाइंड फेथ कर रहा था, और अलाउद्दीन की जिंदगी का जो उत्थान था वो केवल और केवल जलालुद्दीन खिलजी की बदौलत था। लेकिन जलालुद्दीन ने उसके साथ, अलाउद्दीन ने उसके साथ भारी विश्वासघात किया। स्वाभाविक है कि जो नॉर्मल आदमी भी होगा, जो सुनेगा, वह अलाउद्दीन को गाली ही देगा। इमोशन जो होता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत रियल पॉलिटिक था, वह लोगों को भी समझता था और जनता का मूड भी जानता था कि जनता होती कैसी है। आज के पॉलिटिशियन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, 10 जूता मारिए और बाद में एक आध लड्डू खिला दीजिए, लोग बोले बड़ा अच्छा मिठाई खिला दिया, और सारा चीज आपका भूल जाएंगे। अलाउद्दीन वापस आया, कुछ दिन रुक गया। इमोशन जिस तरह से बढ़ता है उसी तरह से घटता भी है। अलाउद्दीन आराम से रहा। इसके बाद उसने एक डिटेल प्लान बनाया कि हाउ ही विल प्रोसीड टुवर्ड्स दिल्ली। उस जमाने में भी एक रूट चार्ट बना, इस तरह से रूट है, मान लीजिए ही विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मतलब उसके चलने से पहले ओपन अनाउंसमेंट हुआ कि देयर वुड बी ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्मी, सेना का ओपन रिक्रूटमेंट होगा। नियमों का थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया सेना में रिक्रूटमेंट का, और कहा गया कि उसके लिए जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है, एनीबॉडी कैन बी
रिक्रूटेड, है ना। आज के समय में जिस तरह से भर्ती होने का ऑर्डर होता है, लोग मार करने लगते हैं, तो वो तो जमाना था कि हिंदुओं को नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं होता था। हर पॉइंट पर बड़े पैमाने पर लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ। अब अलाउद्दीन यहां से चला, जिस पॉइंट पर चल रहा था वहां पर उतनी सेना उसके साथ जुड़ गई, है ना। दिल्ली पहुंचते पहुंचते 80,000 से अधिक लोग हो गए। या 2-4 हजार आदमी आपके साथ चलने लगेंगे तो सामने वाला रास्ता छोड़कर हट जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या में सेना के लोग अलाउद्दीन को अकॉम्पनी कर रहे हैं। When he entered into Delhi, जब दिल्ली पहुंचा तो उसने दोनों हाथ से लूटे हुए पैसे लुटाए। प्रोसेशन जा रहा है, लोग ऐसे बैठे हैं घर पे, इधर सिक्का उछाला, इधर सिक्का उछाला। अब जिसको यहाँ तो मरे हुए आदमी पर सिक्का लोग छोड़ने से बात नहीं आते, देखते नहीं, जो मरा हुआ आदमी श्रद्धा है उस पर कोई सिक्का लुटाता है, लोग मूड़ी लड़ाकर सिक्का लूट लेते हैं, लुटते हैं ना जी। तो आदमी आदमी है, तो यहाँ पर जब सिक्का लुटाने लगा, स्वर्ण सिक्का और चांदी का सिक्का, लोगों को लगे वाह गजबे सुल्तान है, ये तो इस तरह से धन लुटा रहा है। लोग ये भूल गए कि अभी अभी इस सुल्तान ने कितना घृणित कार्य किया है ना। और लोग एकदम आनंदित हो। जब दिल्ली पहुंचा तो सारे दरबारियों को बुलाया, जो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे, सभी को मोटा मोटा थैली दिया और कहा कि जाओ मौज करो। और सभी लोग अपने अपने पोस्ट पर रीइंस्टेटेड। सबको लगा कि मरने वाला तो मर गया, हमको इतना पैसा मिला और हमारा पद मिल गया, तो हम विरोध क्यों करें। एवरीबॉडी रिटर्न हो। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने अपने चाचा जी को बाहर ऊपर पहुंचाया और दिल्ली की गद्दे पर साइन कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया। पुनः अलाउद्दीन के सुल्तान बनने में न धर्म की भूमिका थी, न जाति की भूमिका थी। अलाउद्दीन और केवल अलाउद्दीन की योग्यता का रिजल्ट था कि वह सुल्तान बन गया, है ना, 1296 में।